हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन था हमारे पास जो हमें अटेम्प्ट करना था। सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा सा, वो ये कोरोना पेंडेमिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि कोरोना पेंडेमिक वो कह रहे हैं कि आपके लिए एक वरदान भी है, बून भी शामिल हुआ साबित होता है और बेन भी, ठीक है, और अभिशाप भी, ठीक है, अच्छा भी है और बुरा भी। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहली बात तो हमें देखना होता है कि किस सब्जेक्ट में किस तरह से हमें सवाल जो आंसर करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स आपके पास हमेशा ही बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बस अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना आ जाए क्वेश्चंस में तो चीज़ें रिलेटिवली आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जो फ़ायदा कैसे हुआ कि फार्मा सेक्टर वगैरह ये ग्रो कर गए एंड ऑन द अदर साइड जो सेक्टर्स वो पहले से ही थोड़ा बर्बाद थे, सबड्यूड थे, वो जैसे ऑटो सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर, वो उनमें थोड़ी मंदी और छा गई। तो आपने बताना है इन ही स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। यूपीएससी की स्टैंडर्ड एक आदत होती है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एटसेट्रा, एक लंबी सी कहानी कहकर उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट आप बताइए कि इंडियन इकोनॉमी जिस चीज़ से गुजर रही है उसके बारे में कुछ कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। कमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात हो कि कमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं
तो कमेंट में हमसे हमारा व्यू पॉइंट पूछा जाता है कि हमें क्या लगता है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल चीज़ पर वापस आते हैं कि जब कमेंट एटसेट्रा जब बात की जाती है, हमारे व्यू पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो हम भी व्यू पॉइंट्स कहाँ से लाएंगे? हम व्यू पॉइंट्स लेकर आएंगे अखबारों से, रिपोर्ट से, जो मैगजीन्स हमने पढ़ी, नोट्स बनाया है ना, नोट्स, इन सब चीज़ों से हम अपना व्यू पॉइंट लेके आएंगे। खुद तो हमने कोई जाकर रिसर्च किया नहीं ऐसा सच। तो इसीलिए जब कमेंट करने की बात भी कह रहे हैं तो हमें चीज़ों को बस ऑर्गेनाइज करके ऐसे जो वहाँ पर हमें एक प्रेजेंट करना है कि जहाँ पर ऐसा लगे कि हमारे विचार में ऐसी चीज़ हो सकती थी या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता कभी कमेंट एटसेट्रा में। हमारे पर्सपेक्टिव डालने की बात डेफिनेटली हो जाती है, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव अगेन मैं आपको चाहता हूँ बेसिक से बताना कि हमारा पर्सपेक्टिव भी कहाँ से आता है, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह से, एडिटोरियल से। तो इसीलिए एडिटोरियल्स वगैरह में जब वो कोई अगर कोई थिंकर या कोई जो राइटर है एडिटोरियल का कोई बात कह रहा है तो उसको इंपॉर्टेंट मानकर जो लिख कर रख लीजिए साइड में, हमें एग्जाम में काम आ सकती है। कमेंट वगैरह क्वेश्चंस में बहुत काम आती है, किसी एडिटर की या जो किसी ने कॉलम लिखा हो उसकी बात। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट किसी बंदे ने कुछ कहा हो तो जो आपसे सवाल अगर दोबारा क्विकली देखें, सवाल था क्या कि भारत के इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी रही, कुछ बुरी भी रही। तो आपने बताना है एक दो सेक्टर्स के नाम लिखकर। ठीक है, यहाँ पूछा गया है उनके अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि किस चीज़ से गुजर रही है, आपने उसके बारे में बताना है और क्या किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमसे ये नहीं भी पूछते क्या किया जा सकता है तब भी हम इसके बारे में बात पक्का करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको जो हमारी दोस्तों जंग तभी जीती जाएगी जब हम क्वेश्चन को समझ लें आराम से। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इजी तरह से कि अच्छा इकोनॉमी में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, उन सेक्टर्स के बारे में बताना है हमें। एक दो सेक्टर्स लिखे हुए हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली बात कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट कर लेंगे। तो इसलिए काफ़ी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हम अपनी कॉमन नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे अच्छा हो रहा है, यहाँ बुरा हो रहा है, तो उसको बस अरेंज करके लिखना है, इसलिए इतना बुरा नहीं है। इंटरनेशनल एंगल भी डाल दें अगर तो चीज़ें थोड़ा और हॉलिस्टिक हो जाती हैं। ठीक है, सेक्टर्स में तोड़ के अपने आंसर्स को लिखें, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की आपको मैं ट्राई कर रहा हूँ कैसे स्ट्रक्चर बनाएं। और जो अंत में हमें अगर मेजर्स सजेस्ट करने के लिए बोल ही दिया तब तो हमें पक्का ही पक्का करना है ना। यहाँ बोल दिया कि सजेस्ट मेजर्स, नहीं भी बोलते हम तब भी करते। ठीक है, तो ये मॉडल आंसर है। ज़्यादा हमेशा मॉडल आंसर हमेशा ही बड़े होते हैं क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करने की ट्राई होती है। तो आप इसको बहुत जो कट शॉर्ट करके जो हमने से यहाँ फालतू बातें लिखते हैं कि ऑलरेडी ये चल रहा था, नई रेगुलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप इसको काट सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये तो सिर्फ थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, लेट्स से अगर आपको ये कहानी नहीं पता थी। ठीक है, ओके। तो आप अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं कि बहुत जो ऑनगोइंग जो पेंडेमिक है अभी चल रहा है जो दुनिया में, तो वहाँ पर ये जो शायद ऐसा माना जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का वर्स्ट एवर ये इकोनॉमिक एक रिसेशन भी कॉज कर सकता है। ठीक है, जहाँ पर रिसेशन का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ जो हुई थी पहले कभी जीरो हो गई, जीरो के बाद अब नेगेटिव हो गई। ठीक है, रिसेशन तो वर्स्ट एवर रिसेशन भी कॉज कर सकता है जो ये कहा जा रहा है, क्योंकि सभी कुछ रुक गया है। पहली बार दुनिया में सब कुछ रुक गया। ठीक है, रुक गया, उसके बाद प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गई, सप्लाई भी रुक गई, सब कुछ रुक गया। तो इसी कारण से यहाँ पर जो इकोनॉमिक जो हमें मेजर्स सेक्टर्स, वेरियस सेक्टर्स में वेरियस तरह से प्रभाव पड़ा। पहले सेक्टर्स देख लेते हैं। आप ऑटो सेक्टर के बारे में बात कीजिए। ऑटो सेक्टर के बारे में अपना इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं तो बताएंगे ना, जो BS6 फ्यूल रेगुलेशन की बात थी उसके कारण पहले से ही थोड़ी मंदी थी। ऐसी ऐसी बातें लिख देंगे ना आप तो लगेगा कि हाँ ऑलरेडी ये न्यूज़ को फॉलो करते आए हैं, इनको थोड़ा आइडिया है। ठीक है, तो पहले से ही वहाँ मंदी थी, लेकिन उसके बाद कोरोना के चलते जो सब कुछ मैटर्स वर्स हो गए, तो जीरो सेल वाला मंथ भी देखने को मिला हमें इंडियन इतिहास में पहली बार। अप्रैल में कोई एक भी गाड़ी नहीं बिकी। देन दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर की बात करो आप कि फाइनेंशियल सेक्टर में तो कि आप बताएंगे कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम पहले ही चल रही थी। तो उसके बाद जो NPAs वगैरह की प्रॉब्लम थी, NPAs जो बैंक्स में जो दिक्कत थी, एंड हमारे कॉरपोरेट्स वो बैंक के उधार पूरे नहीं कर पा रहे थे, उसकी टेंशन थी। लेकिन उसके बाद अब NBFC में भी क्राइसिस आ गया है, जहाँ पे रिकवरी वगैरह देखने को नहीं मिलती। रियल एस्टेट सेक्टर साथ में मिला हुआ है। ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर में जो क्राइसिस के कारण NBFC में क्राइसिस देखने को मिला, तो जहाँ पर अपनी कंपनीज अपना डेट वगैरह पे नहीं कर पा रही, एंड फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ अब NBFC में भी क्राइसिस आ गया। ठीक है, तो NBFC का वैसे एक इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पे भी पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन आप बताएंगे यहाँ पर कि फाइनेंशियल सेक्टर ऑन अ होल पूरा कंप्लीटली इस वक्त काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। देन टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, एंड बिल्कुल डायरेक्ट इम्प्लीकेशन झेल रही है ये कि अभी किसका, कोरोना क्राइसिस का। कि ऐसा भी कि बहुत सारे प्रोजेक्शंस अपार्ट, वो चलो आप अगर नहीं चाहता लिखना आप बता सकते हैं, जैसे कि इवन की जो पहले भी जो ओवरऑल भी काफ़ी जो ये सेक्टर में काफ़ी जो मंदी के दौर पहले ही आना शुरू हो गए थे कोरोना से पहले, थॉमस कुक वगैरह जो कंपनी थी उन्होंने पहले ही बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था। इतनी ऐतिहासिक पुरानी कंपनीज जो कि नहीं चल पा रही थी ठीक से। तो इसी कारण से टूरिज्म कंपनीज स्ट्रगल तो कर रही थी पहले, लेकिन अभी तो
अगले ही लेवल पे बात चली गई। एयरलाइन सेक्टर की बात कर सकते हैं आप, ठीक है, तो एक दो लाइन लिख दें। एमएसएमई सेक्टर के बारे में लिख सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं हो रही है, वर्किंग कैपिटल की इरोजन हो गई है कि जो डे टू डे लाइफ में जो कैपिटल चाहिए होता है वो नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड देन हाउस होल्ड सेक्टर की बात करेंगे आप, जो हम घर पे जैसे जो हम आप और मैं रहते हैं घर पर, है ना, हाउस होल्ड सेक्टर, हमारे पास अभी जो स्पेयर करने के लिए इनकम बहुत कम है कि हम जैसे ऐसा नहीं है ना कि भाई जाके आप बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स से अपनी जैसे एजुकेशन पे, है ना, मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज खरीदी, ऐसे बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे आप स्पेंड करोगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी जो ज़िंदगी चलने के लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे ना, गाड़ी नहीं खरीदोगे, या जो कोई न्यू कार को आप प्लान नहीं कर रहे इस वक्त, या फिर आपको कोई लग रहा है नए कपड़े खरीद लूँ, ऐसा नहीं हो रहा इस वक्त, ठीक है। तो आपने वो हाउस होल्ड सेक्टर के इसमें क्या हुआ कि डिमांड लो हो गई, एंड उसके कारण अब डिमांड नहीं आ रही तो प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और स्लो हो गई। तो इसी कारण क्या हो रहा है कि सेविंग्स में से सिंस हाउस होल्ड अभी जो खा रहे हैं, जो उसमें से उसको ईट अवे कर रहे हैं सेविंग को, इस कारण से इसका विशियस साइकिल में हम फंस गए, ठीक है। एंड देन उसके बाद कि मार्केट में भी क्रैश देखने को मिला कि कैपिटल मार्केट्स हैं हमारी, जो कैपिटल मार्केट्स में स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर, एंड देन फ्रैंकलिन जो टेम्पल्टन ने अपने म्यूचुअल फंड्स को बंद किया डेट बेस्ड फंड से। तो आप बता सकते हैं कि क्राइसिस जो हमें मल्टीपल जगहों पर नजर आता है, लेकिन ये कुछ सेक्टर जो हमें बड़े बड़े दिख रहे थे, हमने बताया कि इनके लिए तो काफ़ी बड़ा अभिशाप है, लेकिन सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा भी है। फार्मा सेक्टर, इस पर दोस्तों एक मैंने बनाया भी था हमारा प्रीक्योर पे फार्मा सेक्टर की काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। इंडिया यूएस का पोटेंशियल कि यूएस में जो दवाइयों की डिमांड आ रही है 40% इंडिया पूरी कर रहा है, ठीक है। तो उसको और चाहें डिटेल में दे सकते हैं, हमसे सेपरेट सवाल भी पूछा जा सकता है। तो यूएस एफडीए के जैसे अप्रूवल्स वगैरह में देखें, एंड इवन की जो हम अपने देश में अभी, चलो आपने बहुत कुछ बता दिया आपने कि हमने जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन एक्सेट्रा जो बहुत कुछ सप्लाई किया, और अब टेस्टिंग किट्स वगैरह बनाने के बाद भी चलो होनी शुरू हो गई है, वो सजेस्ट कर सकते हैं आगे। लेकिन फार्मा सेक्टर इंडिया का काफ़ी एक बढ़िया तरीके से निकल कर आया है अभी, लेकिन हम यहाँ पे चैलेंजेस में डाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि हमारे पास अभी एपीआईज की प्रॉब्लम है, अभी हम जो एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं तो वो हमारे पास अभी भी मिसिंग है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ फार्मा सेक्टर की एक चैलेंज इंपॉर्टेंट एपीआई की बात करेंगे। देन आप अगर ऐसे ना अपने उसमें डाल सकते हैं कि नोट्स में भी बल्क ड्रग पार्क्स बनाने की बात हो रही है इंडिया में कि हम बल्क ड्रग्स बनाएंगे, तो लेकिन एपीआई की टेंशन फिर भी रहेगी कि एपीआई कहाँ से आएगा, ठीक है, जो सॉल्ट हमारे देश में कहाँ आएगा। तो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए दोस्तों एक मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रीक्योर में मैंने इसको कवर किया था, बहुत डिफरेंट एक बड़े लेवल पर कवर किया था, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, ठीक है, ओके। तो एंड देन दोस्तों उसके बाद देन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, अगेन हमारे देश में इसकी बहुत एकदम से स्काई रॉकेट किया, जो हम बोलते हैं इनको ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, जो जैसे नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, ये इंडिया में एक बहुत बड़े लेवल पर निकल कर आया है, और एक मास एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रोवाइड कर सकता है अगर हम इसको सही से जो टैप करें। एंड ये ऐसे भी है कि अब ग्रास रूट लेवल पे जैसे अब आप देखें कि हमारे प्रोडक्ट्स अगर बन रहे हैं तो उनको मार्केट करने का भी एक अच्छा तरीका निकल कर आ रहा है। तो ये इसलिए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर था, लेकिन इस पर बात शुरू हो गई। देन दोस्तों एफएमसीजी इंडस्ट्री, अगेन फार्मा देखें और एक एफएमसीजी देखें, तो ये दो ऐसी इंडस्ट्री, एफएमसीजी मतलब जो हमारे जैसे मॉम एंड पॉप स्टोर्स जो रहते हैं, तो उनमें पर्टिकुलरली अगर ये जो सामान सप्लाई होता है, जैसे जितना भी आपका नेस्ले एटसेट्रा है ना, तो ये सभी एफएमसीजी यूनिलीवर वगैरह जो बना रहे हैं, तो इसीलिए इनमें बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिला। तो इसी कारण अगेन ये भी ग्रास रूट लेवल पे हिट करता है लोगों को, एंड जो फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा सभी चीज़ों को साथ साथ पैरेलली लेकर चल सकता है, ठीक है, ओके। तो इनमें बून की बात देखने को मिली, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लेसन्स लर्न किए जिनको हम सही करना चाहेंगे हेल्थ केयर लेवल पे देखें। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर हेल्थ केयर लेवल पे हमें रैपिड टेस्टिंग एटसेट्रा वगैरह के लिए हमें जो किट्स चाहिए एटसेट्रा, तो जो पेंडेमिक को रोकने में मदद भी करती हैं, हमारे जो जनता को भी अच्छी सेहत प्रोवाइड करेंगी, उसके बारे में काम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, है ना, ये आपको सजेशन देना शुरू करेंगे ना यहाँ पर। अब इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंडिया मेंबर है, वहाँ से हम जो एक्स्ट्रा सपोर्ट ले सकते हैं, वहाँ पर जाकर हम अभी कुछ कोऑर्डिनेटेड जो एक्शन प्लान बना सकते हैं, जो कि इंटरनेशनली जो पूरी इकोनॉमीज को रिकवर करना शुरू करे। क्योंकि आपने एक बात यहाँ बता सकते हैं कि जैसे आप ये बात ध्यान में रखें हमेशा कि इंटरनेशनली कनेक्टेड है अभी सारी इकोनॉमीज़, ठीक है। तो अगर आप को अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, रिवाइव करवाना है, तो आपको इंटरनेशनली भी इकोनॉमीज़ को रिवाइव करवाने की तरफ कदम उठाने होंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट अगर सही से, अगर आपके जो सेक्टर सही से काम नहीं कर रहा, तो ओवरऑल आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी सही से काम नहीं करेगी। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगेन अभी भी हम अगर देखें डोमेस्टिक डिमांड
डिमांड वीक रहेगी तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगी, एक्सपोर्ट को तो पिक करना ही होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। देन रीजनल लेवल पे अगर हम देखें, रीजनल लेवल पे हम जो अपने अपने जो इंडिया के आसपास हैं, जैसे सार्क कंट्रीज़ हो गए, AIIB हो गया, है ना, ये जो एशियन लेवल पर हम अगर देखें, यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें तो यहाँ पर भी हम लोन्स वगैरह जो एक तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं एंड खुद भी रिसीव कर सकते हैं। जैसे आपको शायद पता हो कि जो AIIB का इंडिया सबसे बड़ा लोन रिसीवर है अभी तक। ठीक है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं एंड अभी हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेट्रा भी डेवलप कर सकते हैं इस टाइम में, क्राइसिस के टाइम में, जो ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रीजनल लेवल के, इनके पैसे से। ठीक है, ओके। एंड देन उसके बाद रिलीफ पैकेजेस की बात करें, रिलीफ पैकेजेस में डेफिनेटली अभी जो सॉफ्ट लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, बहुत सारी मल्टीपल विंडोज़ बनाई गई, 20 लाख करोड़ एक्सेट्रा की बात भी हुई। तो लेकिन यहाँ पर अगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए डायरेक्टली टारगेटेड अगर कुछ सॉफ्ट लोन के बियॉन्ड अगर कुछ जैसे इंटरवेंशन मिल जाती है, मान लीजिए अगर बिजली के बिल माफ़ हो जाते हैं, दुनिया भर में ऐसा हुआ कि MSMEs के बिजली के बिल माफ़ हो गए, या फिर जो पर्टिकुलरली कि जैसे एम्प्लॉयज़ अगर रजिस्टर्ड हैं तो उनको जो सैलरीज वगैरह एक सैलरीज देने की बात हो सकती है, तो उससे डिमांड रिवाइव भी होगी एंड सप्लाई भी रिवाइव होगी। अगर एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही है तो सप्लाई साइड रिवाइव हो जाएगी, एंड देन एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिलेगी वो बायर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, तो दोनों ही तरफ से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली गवर्नमेंट का एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएगा इससे, लेकिन इकोनॉमीज दे कैन अगेन किक स्टार्ट। ठीक है, ओके। तो MSMEs के लिए ये डेफिनेटली करना पड़ेगा, एंड जो स्मॉल लेवल जो रिटेलर्स या ट्रेडर्स हैं, एंड देन सोसाइटी लेवल पर भी हमें जैसे बहुत सारे फिलंथ्रॉपी जो देखने को मिलती है हमें, जैसे अजीम प्रेम जी, रतन टाटा एक्सेट्रा, एंड बहुत से लोगों ने जो फ्री मील एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज की, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ओपिनियन की बात हो रही है ना, कमेंट सेक्शन है ये, तो इसीलिए आप बता सकते हैं सोसाइटल लेवल पर भी हमें जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स देने चाहिए। एक सोसाइटी में ऐसा एक हमें पूरा एक मुहिम या फिर एक ऐसे वैल्यू सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पर क्राइसिस के वक्त में सोसाइटी की मदद करने सामने आए। डेफिनेटली गवर्नमेंट भी करे लेकिन सोसाइटी भी करे। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में चला गया, लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर समझने की ट्राई करें कि ओवरऑल मैं रिपीट करता हूं कि थोड़ा सा आपने बताया करंट सिचुएशन के बारे में कि क्या चल रहा है, और पहले भी लेकिन हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे इकोनॉमी के, एंड कैसे पेंडेमिक ने आके उसको जो और उजागर कर दिया। देन उसके बाद बता सकते हैं थोड़ा इंटरनेशनली भी थोड़ा सा रिलेट करके कि कैसे इकोनॉमी जुड़ी हुई है, एंड देन सेक्टर वाइज तोड़ सकते हैं उसको हम, एंड कुछ जो मेजर सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या करना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक सिंपल सवाल हैं यहाँ पर, जो मोर देन कंटेंट, ये कंटेंट के लिए तो कंटेंट आप सभी के पास बहुत सारा कंटेंट होता है, उसको बस ऑर्गेनाइज करना सीखिए यहाँ पर कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ऑर्गेनाइज करना आ जाएगा तो मेंस में नंबर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज करना सीखने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ क्या रहे हैं, वो बात समझ आ गई ना हमें दोस्तों, आधी बैटल हमने वहीं जीत ली। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा अटेम्प्ट है आप सभी को सिखाने का। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में बहुत जल्द। बाय बाय।